10 साल पहले शहर के बीचों बीच लोग डरे हुए खड़े थे। समझ ही नहीं पा रहे थे कि आसमान में क्या दिख रहा है, क्योंकि अचानक टोक्यो के ऊपर एक उल्टा कैसल नजर आया और उसी वक्त जापान भर में डंजन्स मैनिफेस्ट होने लगे। लोगों के अंदर माना अवेकन हुआ और जिन लोगों को खास टैलेंट मिला, खासकर मेजेस, उन्होंने डंजन्स को चैलेंज करना शुरू किया और धन और फेम दोनों कमाया। एक मेज का टैलेंट उसके माना के कलर से जज होता था। अक्सर मेजेस सिर्फ एक ही कलर के होते, पर कभी कभी 2 कलर्स वाले भी पैदा हो जाते, जैसे एमसी का यंगर ब्रदर और एक लड़का जिसका नाम है कुरोसाकी काई, जो ब्लू और रेड दोनों कलर्स का बैरर था। इस वक्त काई एक डिमोनिक क्रीचर के सामने खड़ा था जो अपनी पावर अनलीश करना शुरू करता है। काई एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि डीमन भागने वाला नहीं है। क्रीचर उस पर चार्ज करता है और काई अपनी डिमोनिक स्पीयर स्किल एक्टिवेट करके उसे सीधा डीमन पर थ्रो करता है। डीमन के पास डॉज करने का कोई तरीका नहीं होता और अटैक सीधा लग जाता है। बीस्ट जमीन पर गिर जाता है और काई आराम से जाकर उसके छोड़े हुए ड्रॉप को उठा लेता है। वहीं पास में एक लड़का कोने में खड़ा गुमसोच में डूबा होता है। काई उसकी तरफ ड्रॉप फेंक के मारता है और डांट लगाता है कि थोड़ा ध्यान रखे। पास आते हुए वो उससे बोलता है कि ड्रॉप जल्दी उठा ले। काई को लोग पर्पल किंग भी कहते हैं। लेवल 89 का मेज है और देश के सबसे पावरफुल मेजेस में से एक। जो लड़का उसके साथ था वो एमसी का बड़ा भाई कुरोसाकी रे, लेवल 1, और दुनिया के हिसाब से एक कलरलेस, मतलब बिल्कुल बेकार, बिना किसी एप्टीट्यूड के। रे खुद को इनकॉम्पिटेंट समझता है, पर फिर भी मेज बनने का सपना नहीं छोड़ता। इसी सपने के चक्कर में वो पोर्टर की जॉब करता है और अपने छोटे भाई की टीम में दया के भरोसे डंजन जाता है, इस उम्मीद में कि शायद कभी कोई स्किल अवेकन हो जाए। डंजन एक्सप्लोर करते करते टीम एक बड़े दरवाजे पर पहुंचती है। लोगों को लगता है बॉस रूम आ गया है और शायद बॉस आसान होगा, पर जैसे ही वो लोग रूम के अंदर जाते हैं उन्हें आगे एक पावरफुल एंटिटी दिखती है, क्रोनोस, गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस, अननोन लेवल का। काई बिना सोचे समझे एक्साइटेड हो जाता है और कहता है बॉस कुछ खास नहीं लग रहा। वो अपना डेमोनिक मोटिस स्किल एक्टिवेट करके क्रोनोस पर अटैक करता है, पर क्रोनोस सब स्पेस से एक तलवार निकालता है और बिना किसी रिएक्शन के आसानी से उसके पावरफुल अटैक को रिपेल कर देता है। पर्पल किंग का अटैक यूं आसानी से फेल होता देख काई का होश उड़ जाता है। क्रोनोस सिर्फ एक तीखी नजर से इतनी इंटेंस प्रेशर छोड़ देता है कि काई हिल नहीं पाता और बॉस एक ही अटैक में उसे एलिमिनेट कर देता है। टीम के बाकी लोग देखकर सन हो जाते हैं कि पर्पल किंग जैसे मॉन्स्टर लेवल मेज को भी एक ही अटैक में खत्म कर दिया गया। रे अपने भाई को गिरता हुआ देख के पैनिक में आ जाता है। लोगों पर जबरदस्त डर सवार होता है और वो भागने लगते हैं, पर बॉस उन्हें भी एलिमिनेट कर देता है। रे जमीन पर गिर के समझ ही नहीं पा रहा होता कि क्या हो रहा है। क्रोनोस उसे देखकर हंस देता है और कहता है तू तो एक पूरा कलरलेस है ना। रे अपनी मुट्ठी भींच लेता है। उसे लगता है ये सब यूं ही खत्म नहीं हो सकता। वो अभी कुछ नहीं हासिल किया। वो डर के बावजूद स्वॉर्ड पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करता है। क्रोनोस अपने ओवरवेलमिंग प्रेजेंस के साथ इस बात पर हैरान होता है कि एक नोबडी उससे लड़ने की हिम्मत कैसे कर रहा है, पर बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक टेस्ट करने का कहकर बिना टाइम दिए रे को फिर से एक पावरफुल अटैक से उड़ा देता है। रे कुछ कर ही नहीं पाता और उसे पता भी नहीं चलता कि कब क्रोनोस ने फिर से एक अटैक करके उसे मार दिया। पर इस बार क्रोनोस कहता है कि शायद वो थोड़ा ज्यादा ही हार्श हो गया। फिर वो रिवाइंड स्किल यूज करता है और रे फिर से जिंदा बिना चोट के आ जाता है। रे समझ ही नहीं पा रहा क्या हुआ। तभी क्रोनोस फ्लेम्स ऑफ डिस्पेयर स्किल लॉन्च करता है। एक भयंकर फ्लेम वेव रे की तरफ बढ़ रही होती है। क्रोनोस हंसता हुआ बोलता है कि इस बार वो रे को सोचने का टाइम देगा। रे पीछे देखता है तो एक स्वॉर्ड पड़ी होती है। वो सोचता है कि उसके अपने अटैक्स का कोई फायदा नहीं, पर बॉस की बनाई हुई स्वॉर्ड शायद कुछ कर सके। वो स्वॉर्ड उठाता है और फ्लेम्स का सामना करता है। शॉकिंगली स्वॉर्ड की ब्लेड फ्लेम्स को डिसिपेट कर देती है। ये देख रे सीधा क्रोनोस पर चार्ज कर देता है। आगे बढ़ते हुए फ्लेम्स की गर्मी उसके शरीर को जला रही होती है, पर वो हिम्मत रखता है। जब वो स्वॉर्ड क्रोनोस के सीने में घुसा देता है, क्रोनोस चौंक जाता है, पर फिर मुस्कुराता है क्योंकि वो फिर से रिवाइंड स्किल यूज कर देता है। रे दोबारा उस पॉइंट पर आ जाता है जहां से अटैक शुरू किया था। चोट भी गायब। क्रोनोस कहता है कि ये काफी एंटरटेनिंग था। रे स्वॉर्ड गिरा देता है, घुटनों पे गिर जाता है और पैनिक में सोचता है कि उसका हर एक एफर्ट बेकार था। बस तभी उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है। वार्निंग, प्रेजेंस ऑफ अ गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस कंफर्म्ड, ब्लैक स्किल सील रिलीज्ड। क्रोनोस को कुछ अजीब लगता है। सिस्टम रे को बताता है कि उसने एक्स्ट्रा स्किल स्टील स्किल हासिल कर लिया है और क्रोनोस की रिवाइंड स्किल चोरी हो चुकी है। रे यकीन नहीं कर पा रहा था।
क्रोनोस गुस्से में आ जाता है, चिल्लाता है कि एक इंसान उसकी स्किल कैसे चुरा सकता है। रे बिना सोचे रिवाइंड यूज कर देता है। स्पेस और टाइम फट जाते हैं और रे उस डायमेंशन से निकल जाता है। क्रोनोस पागल होकर उसे इंसोलेंट ब्रैट बुलाता रहता है। सिस्टम अनाउंस करता है रिग्रेशन विल बी एग्जीक्यूटेड। टाइम उल्टा चलने लगता है। रे अपने चॉइस के एक टाइम पर फेंका जाता है। जब वो एक बेड में आंख खोलता है, सोचता है कि उसने डेस्परेट होकर रिवाइंड यूज किया था, पर अब क्या हुआ ये समझ नहीं पा रहा। मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखता है। वो अपना यंगर वर्जन बन चुका था। वो डाउट करता है कि शायद सपना हो, पर जब विंडो से बाहर देखता है और उल्टा कैसल को फिर से चमकदार सफेद देखता है, उसे सच पलटना शुरू हो जाता है। उसे याद आता है कैसल पिछले 7 साल में डार्क होता गया था, और जब पूरा डार्क हो जाता है तभी गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस दरवाजा खोलता है। तो अगर कैसल अब सफेद है, मतलब वो 7 साल पास्ट में आ गया है। फोन देखता है, डेट कंफर्म कर देती है। वो वापस 7 साल पीछे आ चुका है। रे अपनी स्किल विंडो खोलता है। सिर्फ एक स्किल, स्टील स्किल। रिवाइंड गायब है, शायद यूज करने के बाद खत्म हो गई, पर फिर भी रे एक्साइटेड होता है क्योंकि 10 साल तक जिसके पास एक भी स्किल नहीं थी, अब उसके पास एक लेजेंडरी स्किल है। लेकिन इस वक्त रे को पता होता है कि अगर उसके पास ये स्किल है तो अब सब कुछ अलग होगा। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी आ जाती है, क्योंकि वो रिग्रेस होकर बिल्कुल उसी दिन लौट आया है जिस दिन मेज एग्जाम होता है। चियोडा म्यूनिसिपैलिटी में टोक्यो स्टेशन के सामने, जहां मेज एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है, रे को याद आ जाता है कि यही वही नेशनल एजेंसी है जो डंजन में मिशंस करने वाले सारे मेजेस की देखभाल करती है। अंदर जाते ही वो आसपास देखकर रियलाइज करता है कि एजेंसी बिल्कुल नई नई सी लग रही है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी 7 साल का फर्क है। ये सब ठीक लग रहा था, तभी पीछे से कोई बुलाता है, ओए कलरलेस, यहाँ क्या कर रहा है? ये ओ और गोटू थे, उसके भाई के चमचे। गोटू आके रे को गले लगा लेता है और पूछता है कि तू फिर से एग्जाम देने आया है क्या? और ओ घमंड से बोलता है कि चाहे एमसी कितनी बार एग्जाम दे ले, एक कलरलेस हमेशा एक नोबडी ही रहेगा। रे सोचता है कि ये लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब वो मेज एग्जाम देने आया है। मेज बनने का सपना नहीं छोड़ सकने के चक्कर में वो बार बार एग्जाम देता रहा, चाहे ये कितना ही बेकार क्यों न लगे। रे जबरदस्ती गोटू का हाथ हटा देता है और बोलता है कि उसे परेशान करना बंद करें। जब वो दूर जाने लगता है, वो गुस्से से बोलता है, ये कलरलेस हमें इग्नोर कैसे कर रहा है? और गोटू कंफ्यूज्ड होता है कि एमसी को आज क्या हो गया। कहीं और एग्जाम इंस्पेक्टर और रैंक बी मेज हिनाता रेना कुछ पेपर्स देख रही होती है। जैसी ही वो रे को देखती है, वो थोड़ा थक कर कहती है, तुम फिर आ गए? एग्जाम ही सही, पर एक दिन ना लगता है तुम सच में मर ही जाओगे। रे हंसता है और बोलता है, इस बार सब ठीक होगा। एग्जाम साइट में एंटर करते वक्त इंस्पेक्टर पूछती है कि क्या वो रूल्स और एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहता। रे पोर्टल की तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं ठीक है। पोर्टल के अंदर जाते ही वो सोचता है कि पास होने के लिए उसे गॉब्लिन्स के 3 मैजिक स्टोन्स चाहिए, जिसे कोई भी अवेकन बंदा आराम से कर लेता। रे सोचता है, इस बार सब खत्म कर दूंगा। ज्यादा देर नहीं होती कि एक डेंजरस क्रीचर सामने अपीयर होता है। रे तुरंत पहचान जाता है, फ्यूचर वाले इंसिडेंट की वजह से। वो जानता है कि ये मॉन्स्टर लेवल 1 डंजन में नहीं होना चाहिए। वो था रेड हुड गॉब्लिन, लेवल 37। हिनाता शॉक में चीख पड़ती है, लेवल 37 का मॉन्स्टर यहाँ कैसे? वो अपनी स्वॉर्ड लेकर उस क्रीचर पर चार्ज करती है और रे को चिल्लाती है, भागो। रे डरा हुआ सोचता है, नहीं, लेवल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। उसे याद है कि रिवाइंड से पहले हिनाता रेडहुड से हार गई थी और उस फाइट में इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हुई थी कि उन्हें मेज करियर छोड़ना पड़ा था। क्रीचर के अटैक्स डिफेंड करना मुश्किल होता जाता है। हिनाता की डिफेंस टूट जाती है और रेडहुड उसे दूर फेंक देता है। रे के दिमाग में गिल्ट भर जाता है। उस फ्यूचर में हिनाता मुझे बचाने के लिए लड़ी और मेरी वजह से ही वो रिटायर हुई। ये सब मेरी ही गलती थी। पर इस बार रे की आंखों में एक नया इरादा आ जाता है। रेडहुड उसकी तरफ आ रहा होता है। रे तैयार हो जाता है। वो अपनी डैगर फेंकता है, पर क्रीचर आसानी से ब्लॉक कर देता है। रे सोचता है, इसका फिजिकल एनहांसमेंट स्किल ही इसको इतना स्ट्रांग बनाता है, नॉर्मल अटैक्स बेकार हैं। रे जंप करके उसके मुंह पर सीधा पंच मार देता है। क्रीचर और भी गुस्से में आ जाता है, पर अचानक वो रुक जाता है, जैसे कुछ मिसिंग हो। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, बॉडी एनहांसमेंट स्किल स्टोलन, फिजिकल एबिलिटी इंक्रीज्ड। रे सेंस कर लेता है कि रेडहुड की पावर उसने चुरा ली है। वो आगे बढ़ता है और एक पावरफुल स्ट्राइक से रेडहुड को एलिमिनेट कर देता है। रे कहता है, अब जब मैंने तेरा स्किल ही छीन लिया तो तू सिर्फ एक बेकार हड्डी का ढेर था। हिनाता आंखें फाड़ कर देख रही होती है। तुमने एक ही ब्लो में रेडहुड को कैसे मार दिया? रे अंदर ही अंदर खुश होता है, जैसे एक्सपेक्ट किया था। ये एबिलिटी तो सच में इंसेन है।
हिनाता उसके पास आती है और पूछती है कि उसने ये कैसे किया। रे शर्मिंदा होता है और अपने ब्लैक एबिलिटीज का जिक्र नहीं करना चाहता। वो कहता है बस कोइंसिडेंस था। हिनाता गुस्से से बोलती है झूठ मत बोलो। फिर वो सब्जेक्ट चेंज कर देती है। रेगुलर मॉन्स्टर्स अपीयर हो गए हैं, एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा, मुझे एजेंसी को रिपोर्ट देनी है। रे कुछ देखकर रुक जाता है। रेड हुड का ड्रॉप, वो उसे उठा लेता है। वो सोचता है रेगुलर्स के आने का वक्त अभी नहीं हुआ, कुछ तो अलग हो रहा है। हिनाता चीख पड़ जाती है अभी मैना स्टोन्स के बारे में मत सोचो। लेकिन तभी कुछ गॉब्लिन्स सामने आ जाते हैं। रे सोचता है परफेक्ट टाइमिंग। गॉब्लिन्स चार्ज करते हैं पर एक ही ब्लो में रे उन सबको एलिमिनेट कर देता है। हिनाता और शॉक में। रे मैना स्टोन्स उठा लेता है और कैजुअली पूछता है मैं ये मैना स्टोन्स रख लूं? हिनाता के पास कोई जवाब नहीं होता। बाद में मेज एसोसिएशन के मेन गेट पर हिनाता रे को मेज लाइसेंस देती है। रे उसे हाथ में लेकर लंबा सांस लेता है। इस पल का इंतजार मुझे कितने साल का था। 10 साल तक मैं सिर्फ एक पोर्टर था, आखिरकार मैं मेज बन गया। हिनाता उसे मैना स्टोन एक्सचेंज डिटेल्स देखने को कहती है। रे सोचता है मैना स्टोन्स वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं, CO2 नहीं छोड़ते और एसोसिएशन उन्हें खरीदती भी है। जब वो रेड हुड की वैल्यू चेक करता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। मुझे 3 मिलियन वॉन मिलेंगे? हिनाता कामली बोलती है हाँ, तुमने रेड हुड को मारा याद है? रे हैरान, मुझे नहीं पता था मेजस इतना पैसा कमाता है। हिनाता हंसता है और कहता है अगर तुम हो तो तुम और भी ज्यादा कमाओगे। MC को कुछ याद आता है और वो कहता है कि उसके पास एक रिक्वेस्ट है। थोड़ी देर बाद एक रिजर्व्ड पोर्टल के सामने रे खड़ा होता है। वो सोचता है मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं सोलो डंजन में जा पाऊंगा। फिर इंस्पेक्टर की पुरानी चोट याद आती है जो अब बच गई है। रे खुश होता है अब मैं फ्यूचर बदल सकता हूं। तभी अचानक एक मैना हैंड स्किल यूज करके कोई रे को पकड़ लेता है। वो दोनों आ जाते हैं, ओ और गोटू। वो चीखते हैं एक कलरलेस जैसे तुको कोई हक नहीं सोलो डंजन में जाने का, रूल्स नहीं पता क्या? रे सीधे बोलता है मैंने मेज एग्जाम पास किया है, मुझे परमिशन है। गोटू का चेहरा बिगड़ जाता है, बकवास बंद कर। ओइंग गुस्से से रे का सर पकड़ लेता है और उसे जोर से धमकाता है कि अपनी एबिलिटीज दिखाए। तब रे अपनी पावर को चैनल करते हुए सोचता है कि ओइंग की एबिलिटी वही है जो माना को कंप्रेस करके फिजिकल फॉर्म में बदल देती है, जो कि माना हैंड है। इसी वजह से उसे पता है कि रेड हुड से चुराई हुई एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट इस माना हैंड से छुटकारा पाने के लिए काफी नहीं होगी। लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। रे जमीन पर अपना पैर जोर से जमाता है और सीधा जंप करके ओइंग के चेहरे पर इतनी जोर से हेडबट मारता है कि उसकी नाक बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। उसके बाद सिस्टम रे को इन्फॉर्म करता है कि उसने सफलता से माना हैंड एबिलिटी चुरा ली है और इसकी वजह से दुश्मन की माना हैंड टेक्निक डीएक्टिवेट हो गई है। जैसे ही मैजिक डिसिपेट होता है, ओ और गूटो दोनों समझ ही नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। रे बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी नई चुराई हुई माना हैंड एबिलिटी एक्टिवेट करता है और ओ को पूरी शक्ति से पकड़ लेता है। ओ ठंडी सांस लेता है, पसीने से भीग जाता है और हैरान होकर पूछता है कि क्या MC ने सच में एबिलिटीज अवेकन कर ली हैं। गॉडो मौका देखकर रे के व्यस्त होने का फायदा उठाता है और आगे बढ़ता है, बोलता हुआ कि रे को अभी इतनी छोटी चीजों से इतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते ही वो अपना फायरबॉल प्रिपेयर करता है। रे तुरंत अपनी एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट एक्टिवेट करता है और गॉडो का फायरबॉल अटैक पूरी तरह से डिसिपेट कर देता है। गॉडो को यकीन ही नहीं होता कि उसका अटैक इतनी आसानी से मिट गया। MC उस ओपनिंग का फायदा उठा के पूरी ताकत से चार्ज करता है और गॉडो को मुक्का मारकर सीधा दीवार से टकरा देता है। ओ और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है देखकर कि MC ने बॉडी एनहांसमेंट भी हासिल कर ली है। दोनों रे को उसकी तैयार होती शक्तियां देखकर पूछते हैं क्या वो सच में एक 2 कलर्ड मेज है। रे गहरी सांस लेता है और कहता है नहीं। फिर वो अपने हाथ में एक नई पावर चैनल करता है। सिस्टम तुरंत नोटिफाई करता है कि रे ने गॉडो का फायरबॉल एबिलिटी भी चुरा लिया है। अब रे हाथ में जलती हुई फायरबॉल को पकड़े हुए दोनों को सीधे बोलता है कि उन्हें एक और एबिलिटी का जिक्र करना भूल गए थे। गॉडो शॉक में कह देता है कि उसने कभी नहीं सुना कि कोई 3rd कलर भी रख सकता है। रे अपना अटैक प्रिपेयर करता है और गॉडो पर फायरबॉल फेंक देता है। गॉडो मुश्किल से साइड कूदकर बच पाता है। इसी पल ओइंग को पता चलता है कि उसको रोकने वाली माना हैंड स्किल भी हट चुकी है। रे फिर से फायरबॉल प्रिपेयर करता है और पूछता है कि क्या वो दोनों अब भी लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। ओ और गॉडो एक दूसरे को देखते हैं बिल्कुल घबराए हुए और फिर दोनों चीखते हुए भाग जाते हैं और MC से माफी मांगते हैं। रे ठंडी सांस लेता है और सोचता है कि अगर उसका भाई इसके बारे में जान गया तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। उसका भाई हमेशा उसे एक छोटे कुत्ते की तरह ट्रीट करता था।
रे ये भी सोचता है कि अगर काई को पता चल गया कि उसने स्किल्स अवेकन कर ली हैं तो वो जरूर उसके पीछे आ जाएगा, खासकर क्योंकि उसका भाई लेवल 50 तक पहुंच चुका है और मॉडर्न एरा के सबसे पावरफुल लोगों में से एक माना जाता है। लेकिन रे को पता है कि केवल काई ही खतरा नहीं है, क्योंकि जल्द ही एक खास डंजन अनलॉक होने वाला है। रे डंजन के एंट्रेंस के सामने खड़ा होता है और डिसाइड करता है कि अभी के लिए उसे किसी भी तरह अपना लेवल बढ़ाना होगा। पोर्टल के अंदर जाते हुए रे सोचता है कि लेवल स्ट्रांग होने की बुनियाद है और लेवल बढ़ने से स्किल सीखने और माना कैपेसिटी बढ़ाने का मौका मिलता है। लेकिन वो ये भी जानता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई कितनी माना कंट्रोल कर सकता है। अचानक उसके सामने जोर की एक्सप्लोजन होती है और एक लेवल 38 फ्लेम मेज उसके आगे आ जाता है। रे फायरबॉल प्रिपेयर करता है, पर उसे पता है कि वो मुश्किल से इसे कंट्रोल कर पा रहा है। फ्लेम मेज अपनी टेक्निक तैयार करता है और रे सोचता है कि लेवल डिफरेंस का इफेक्ट उस वक्त भी होता है जब दोनों सेम स्किल यूज करें। फ्लेम मेज बिना रे को सोचने का वक्त दिए फायरबॉल्स लॉन्च कर देता है। रे भी अपना फायरबॉल अटैक देता है। कुछ कोलिजन हो जाते हैं, लेकिन कुछ सीधे उसकी तरफ आ रहे होते हैं। रे जंप करके बचता है और सोचता है कि वो सीधे मुकाबले में इस मेज को हरा नहीं सकता। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जंप करके सीधा मेज की तरफ जाता है और सोचता है कि चाहे अपोनेंट का लेवल कितना भी ज्यादा हो, एक चीज कभी नहीं बदलती, स्किल यूज करने के बाद एक ओपनिंग हमेशा होता है। रे बॉडी रीइंफोर्समेंट एक्टिवेट करता है और सोचता है कि उसके पास बस 2 सेकंड्स होंगे, क्योंकि अपोनेंट बिल्कुल डिफेंसलेस होगा। वो पूरी ताकत से फ्लेम मेज को मुक्का मार देता है और उसे दूर उड़ा देता है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसने फ्लेम मेज का फायरबॉल सक्सेसफुली स्टील कर लिया है। जैसे ही फ्लेम मेज जमीन पर गिरता है, वो तुरंत उठकर फिर से स्किल यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि स्किल एक्टिवेट ही नहीं हो रही। रे फायरबॉल प्रिपेयर करते हुए सोचता है कि जब वो किसी का स्किल चुरा लेता है तो कुछ वक्त के लिए अपोनेंट उस स्किल का यूज नहीं कर सकता और उस समय वो कम डेंजरस हो जाता है। रे अपना फायरबॉल छोड़ देता है और क्रीचर को पूरी तरह से फ्लेम्स में जला देता है। रे साइड की तरफ देखता है और सिस्टम की कई नोटिफिकेशंस देखकर समझ जाता है कि वो 4 लेवल एक साथ बढ़ चुका है। वो कंक्लूड करता है कि अपने से हायर लेवल मॉन्स्टर्स को हराने से ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा करना मुश्किल होता है। लेकिन स्किल स्टीलिंग के साथ सब कुछ आसान हो जाएगा। सिस्टम बताता है कि वो लेवल 12 तक एडवांस हो चुका है। रे अपना हाथ कसकर पैसेज की तरफ देखता है और डिसाइड करता है कि अभी के लिए उसे लेवल 30 तक पहुंचना ही होगा। फिर वो मॉन्स्टर्स को पीटता हुआ आगे बढ़ता रहता है, एक के बाद एक मारते हुए, जब तक कि वो रुकता है और सोचता है कि वो बहुत ही तेजी से लेवल अप कर रहा है, पर अभी भी वो लेवल 27 पर ही है। ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हाई लेवल पर लेवलिंग स्लो हो जाती है। लेवल 30 तक पहुंचने के लिए उसे अब हायर लेवल मॉन्स्टर्स से ही लड़ना होगा। काफी समय डंजन में घुसते हुए रे सबसे अंदर तक पहुंचता है और बॉस रूम के डोर के सामने खड़ा होता है। वो सोचता है कि ये बॉस इस वक्त परफेक्ट अपोनेंट है। डोर खोलकर अंदर जाते ही वो बॉस को खड़ा देख लेता है, लेवल 45 स्केलेटन डीमन और उसके साथ लेवल 30 इम्प्स। रे तैयार हो जाता है और सोचता है कि सब मॉन्स्टर्स उससे ज्यादा लेवल के हैं और अगर वो इनकी टेक्निक्स चुरा ले तो उसे जीतने का मौका मिल सकता है। रे बिना वक्त गवाए चार्ज करता है, जंप करता है और बॉडी रीइंफोर्समेंट के साथ पंच प्रिपेयर करता है। लेकिन जैसे ही वो स्ट्राइक करता है, बॉस एक बैरियर से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। रे शॉक्ड हो जाता है और तुरंत पीछे कूद जाता है। वो सोचता है कि ये एक्सपेक्टेड था, बॉस के पास माना बैरियर होगा ही और इसके होते स्किल स्टीलिंग काम नहीं करेगी। स्केलेटन डीमन गुस्से से चीखता है और अनबिलीवेबल स्पीड से रे के पास पहुंचता है। रे मुश्किल से उसका अटैक डॉज करता है। फिर वो तय करता है कि उसे वो चीज यूज करनी ही पड़ेगी जो वो सोच रहा है। इम्प्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं। रे जंप करता है और एक इम्प को मुक्का मारकर गिराता है और स्किल स्टीलिंग एक्टिवेट करके आइस स्टेक चुरा लेता है। फिर फायरबॉल एक और इम्प पर छोड़ देता है और तीसरे इम्प को आइस स्टेक से सीधा छेद देता है। स्केलेटन डीमन फिर से इम्प समन कर देता है। रे सोचता है कि बॉस जब चाहे इनको समन कर लेगा। नॉर्मली ये बहुत प्रॉब्लमैटिक होता, पर रे के लिए काफी कन्वीनियंट है। वो कॉन्फिडेंट होकर एक और इम्प को खत्म करता है और सिस्टम नोटिफाई करता है कि वो लेवल 28 पर पहुंच गया है। रे सोचता है कि अगर बॉस ऐसे ही करता रहा तो वो एक्सपीरियंस का इनफाइनाइट सोर्स बन सकता है। तब वो एक और नोटिफिकेशन देखता है। एमसी की माना मास्टरी रिक्वायर्ड पॉइंट पर पहुंच गई है और इस वजह से सिंथेसिस स्किल अनलॉक हो गई है। इस मोमेंट पर स्केलेटन डीमन कंट्रोल खो देता है और जोर जोर से चीखने लगता है। रे फायरबॉल और आइस टेक दोनों प्रिपेयर करता है, फिर सिंथेसिस स्किल एक्टिवेट करके दोनों स्किल्स को फ्यूज करना शुरू करता है।
फिर रे जंप करता है और पूरी शिद्दत से बॉस पर अटैक करता है, फायर स्पीयर स्किल को यूज करते हुए। स्केलेटन डीमन तुरंत मैना बैरियर एक्टिवेट करता है, जिससे दोनों के स्किल्स के बीच एक जबरदस्त टक्कर होती है। लेकिन धीरे धीरे बॉस का मैना बैरियर क्रैक होने लगता है और कुछ ही पल बाद एमसी उस बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। रे तुरंत बॉडी एनहांसमेंट एक्टिवेट करता है और स्केलेटन डीमन के चेहरे पर एक शक्तिशाली पंच मार देता है। बॉस इस इतने जोर के ब्लो से स्टन हो जाता है और रे सोचता है कि बॉस के डिफेंसिव एनहांसमेंट्स अब खत्म हो चुके हैं। इसलिए वो बिना एक पल गंवाए फायर स्पीयर स्ट्राइक जोड़ देता है, जो स्केलेटन डीमन को पूरी तरह से जलाकर खत्म कर देता है। बॉस एक मैना स्टोन छोड़ देता है और सिस्टम नोटिफाई करता है कि एमसी ने एक साथ कई लेवल गेन किए हैं, सीधा लेवल 33 तक। रे गहरी सांस लेकर रिलीफ महसूस करता है और अपनी सिंथेसिस स्किल के बारे में सोचता है, एक एडवांस टेक्निक जो स्किल्स को कंबाइन करके और भी पावरफुल टेक्निक्स बनाती है और जो आमतौर पर लेवल 30 के आसपास ही यूजेबल होती है। बॉस का ड्रॉप उठाने के बाद वो जमीन पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि उसे पहले शक था कि क्या वो बॉस को हरा भी पाएगा, इसलिए अब वो सच में बहुत रिलीव्ड फील करता है कि सब कुछ ठीक हो गया। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसे चौंका देता है, रिक्वायर्ड लेवल रीच हो चुकी है और अब स्किल स्टीलिंग से हासिल की जाने वाली स्किल्स का लिमिट बढ़ गया है। अब अवेलेबल स्किल स्लॉट्स 5 हो गए हैं। रे खुश हो जाता है, सोचता है कि अब सब कुछ और भी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। कुछ समय बाद जैसे ही वो डंजन से निकलता है और एजेंसी के एंट्रेंस पर पहुंचता है, वो मैना स्टोन सबमिट कर देता है। हिनाता उस पर बेहद प्रभावित हो जाती है और जोर से पूछती है, क्या एमसी ने सच्ची में स्केलेटन डीमन को अकेला हराया दिया? और फिर जब वो ये जानती है कि रे सिर्फ एक दिन में लेवल 33 तक पहुंच गया है, तो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। रे थोड़ा शर्मिंदा होकर कह देता है कि शायद सब कुछ बस किस्मत का खेल था। हिनाता थोड़ी सस्पिशियस हो जाती है और बोलती है, लेवल 30 के ऊपर एक ही दिन में पहुंच जाना, ये जो लक वो बोल रहा है वो उनके एग्जिस्टेंस प्लेन से काफी ज्यादा बियॉन्ड लग रहा है। रे ऑकवर्ड सी हंसी दे देता है। इंस्पेक्टर भी एम्फसाइज करता है कि इस लेवल के साथ रे बिना किसी डिले के रैंक बी मेज बन सकता है। तभी एजेंसी में कुरासाकी काई आता है और अपने भाई को देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर एरोगेंस के साथ पूछता है कि क्या सच में उसका भाई रैंक बी बन सकता है, क्योंकि उसके हिसाब से एक लिटिल डॉग कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। रे को अपने भाई की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। काई इंस्पेक्टर को बोलता है कि रे एक भी स्किल यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो एक कलरलेस है। इसलिए वो जानना चाहता है कि क्या सच में इंस्पेक्टर कह रही है कि रे रैंक बी गनने लायक है। हिनाता जवाब देती है, नहीं, लेकिन रे ने एक रेड हुड और स्केलेटन डीमन दोनों को अकेला हराया है। काई को यह बात बिल्कुल हजम नहीं होती और वो अपने भाई को गंदी नजर से देखने लगता है। एक सिनिस्टर गेज के साथ वो पूछता है, क्या ये सच है? फिर वो अपना पावरफुल पंच प्रिपेयर करता है और एजेंसी के एंट्रेंस पर एक एक्सप्लोजन होता है, जिससे आसपास के लोग घबरा जाते हैं। लेकिन काई का पंच रे के मैना बैरियर ने रोक दिया होता है। रे हंसकर बोलता है कि उसे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हिनाता चिल्लाकर काई का ध्यान अपनी तरफ खींचती है और बोलती है कि वो यहाँ मसला खड़ा करना बंद करे। काई रे को देखता है और कहता है कि लगता है सच्ची में उसके भाई ने स्किल्स अवेकन कर लिए हैं। रे कहता है, हाँ। फिर काई सार्कास्टिकली बोलता है कि सिर्फ स्किल मिल जाने का ये मतलब नहीं कि वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाए। फिर वो अपनी पावर चैनल करता है और बोलता है कि वो खुद देखेगा कि उसका भाई कितने काबिल है। हिनाता घबरा जाती है और पूछती है, क्या मिस्टर कुरासाकी सच में यहाँ फाइट करने का प्लान बना रहे हैं? काई बोलता है, अगर उसका इनकॉम्पिटेंट भाई अपनी खुद की मेहनत से रैंक बी बना होता तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर वो रे से पूछता है कि क्या उसके रैंक बी तक पहुंचने के स्किल्स झूठ थे। रे अपना फिस्ट कस के सोचता है कि अगर वो रिफ्यूज भी करे तो बस प्रॉब्लम डीले होगी। इसलिए वो कॉन्फिडेंस से कहता है कि ठीक है, वो समझ गया। काई को अपने भाई का एटीट्यूड पसंद नहीं आता और उसे इंसुलेंट कह देता है। दोनों फिर मेज एसोसिएशन के अरीना में जाते हैं। रे सोचता है कि जब किसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ना हो तो मैना कंट्रोल के डिफरेंस का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। काई फाइट के लिए तैयार हो जाता है। रे सोचता है कि वो एक पल के लिए भी गार्ड डाउन नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी लेवल 30 पर है और उसकी कॉम्बो कैपेसिटी बस 3 बेसिक स्किल्स तक सीमित है। काई लेवल 50 पर है और उसकी कॉम्बो कैपेसिटी लगभग 5 स्किल्स की होगी। सिर्फ नंबर्स देखकर तो ये फाइट एक सर्टेन डिफीट लगती है एंड इसी वजह से रे जानता है कि उसे ये गैप कम करना ही होगा। रे पहला अटैक करता है आइस टेक के साथ। काई तुरंत फायर बॉल्स प्रिपेयर करता है।
दोनों स्किल्स टकराते हैं और अरीना के बीच एक एक्सप्लोजन होता है। जैसे ही धूल बैठती है, काई शॉक्ड हो जाता है देखकर कि उसका भाई बॉडी एनहांसमेंट के साथ सीधा उसकी तरफ आ रहा है। फिर वो कमेंट करता है कि येलो कलर एनहांसमेंट के हिसाब से उसका भाई शायद एक 2 कलर विल्डर होगा। रे अंदाजा लगाता है कि अपने 4 स्किल्स के बाद काई के पास एक और स्किल का मैना बचा होगा। रे सिंथेसिस एक्टिवेट करता है, फायर स्पीयर बनाता है और काई पर चार्ज करता है। काई उस स्किल को ऑब्जर्व करता है और बोलता है कि ब्लू और रेड कलर्स के कॉम्बिनेशन से स्किल बनाना शायद रे एक 3 कलर मेज हो सकता है। लेकिन फिर वो एक सिनिस्टर स्माइल के साथ बेसिक फायरबॉल लॉन्च करता है और रे को जोर से जमीन पर दे फेंकता है। रे घबरा जाता है और सोचता है कि उसका 2 स्किल्स वाला सिंथेसाइज्ड फायर स्पीयर एक बेसिक स्किल से कैसे हार गया। काई रे को 3 कलर स्किल्स यूज करते देखकर बोलता है कि अब उसे समझ आ गया कि रे इतना एक्साइटेड क्यों था, पर साथ ही ये भी कह देता है कि वो उससे बिल्कुल अलग और हाई लेवल पर खड़ा है। काई फिर फायरबॉल प्रिपेयर करता है और चिल्लाकर रे को डांस शुरू करने को कहता है। काई सेवरल फायरबॉल्स रे पर बरसा देता है और रे को साइड में भाग भाग कर उनसे बचना पड़ता है। भागते हुए रे एक और बार फायर स्पीयर बनाता है और फेंक देता है। काई फायरबॉल से उसे न्यूट्रलाइज कर देता है और वो फायरबॉल सीधा रे की तरफ आ जाता है। रे मजबूरी में मैना बैरियर यूज करता है, लेकिन काई का फायरबॉल इतना स्ट्रांग होता है कि बैरियर तोड़कर रे को जोर से जमीन पर फेंक देता है। काई हंस रहा होता है देखकर कि रे मुश्किल में है। रे फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है। तभी काई उंगली से सिग्नल देता है कि रे अपना सर झुकाए, तभी वो उसे माफ करेगा। फिर वो चीख कर ऑर्डर देता है कि रे माफी मांगे क्योंकि उसने इतना शो ऑफ किया। रे ठंडी सांस ले रहा होता है, पसीने से भीगा हुआ, और सोचता है कि वो अपनी लिमिटेड मैना कैपेसिटी और स्किल्स के साथ अपने भाई को नहीं हरा सकता। वो पिछले दिनों को याद करता है और सोचता है कि शायद उसे अभी भी अपने भाई का डॉग बन के ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ पल बाद वो खड़ा होता है और पूरे कॉन्फिडेंस से चिल्लाता है, मैं नहीं करूंगा। काई बोलता है कि ठीक है, अब लगता है उसका भाई सबक सीखना चाहता है, इसलिए उसके पास कोई चॉइस नहीं बची। काई अपने फायर बॉल पर ओवरक्लॉक यूज करता है, एक टेक्निक जिससे यूजर बहुत ज्यादा मैना कंज्यूम करता है और टेम्पररी मैना कंट्रोल कैपेसिटी को डबल कर लेता है। इससे वो एक साथ 10 फायरबॉल्स जनरेट कर लेता है। काई कहता है ये है एक किंग की शक्ति, 10 अटैक्स का कॉम्बो। रे ये देखकर बहुत डर जाता है, सोचता है कि यही वो ताकत है जो काई को इतना स्ट्रांग बनाती है, और वो जानता है कि किंग्स टेम्पररीली दूसरों से कई गुना ज्यादा मैना यूज कर सकते हैं। लेकिन रे चीख कर बोलता है कि वो इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा है। रे अपने भाई पर चार्ज करता है, सोचते हुए कि दुनिया में सिर्फ काई ही 10 कंसेक्यूटिव स्किल्स यूज कर सकता है, वो भी सिर्फ ओवरक्लॉक के साथ। रे जंप करता है और काई हंसी उड़ाता है, कहता है स्टूपिड, मिड एयर में बच नहीं सकता तू। काई 10 फायरबॉल्स लॉन्च करता है। रे मिड एयर ही मैना हैंड एक्टिवेट करके उसे नीचे जमीन में एम्बेड कर देता है। काई हैरान रह जाता है कि रे ने एक और स्किल यूज की। रे सोचता है कि चाहे 10 कंसेक्यूटिव अटैक्स हो, वो बेकार है अगर वो उन्हें डॉज कर ले। पर फिर भी उस मोमेंट में उसका भाई कूल डाउन से लिमिटेड है, चाहे वो किंग ही क्यों ना हो। इसका फायदा उठाते हुए रे अपने मैना हैंड को जो जमीन में अटका हुआ था उसे पकड़कर खुद को खींचता है और सीधा काई की बैक पर पहुंच जाता है। फिर तुरंत मुड़कर अपना पैर जमीन पर जमाता है और एक जबरदस्त पंच बिल्कुल बीच में काई के चेहरे पर मारता है। उसको लगता है कि इस पल में काई बिल्कुल डिफेंसलेस है। पंच की वजह से काई जमीन पर जोर से पटक दिया जाता है। उसके साथ ही सिस्टम नोटिफाई करता है कि एमसी ने ओवरक्लॉक स्किल चुरा लिया है। रे सोचता है कि अब जब वो अपने भाई की सबसे ताकतवर स्किल चुरा चुका है तो काई के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। काई मुश्किल से खड़ा होता है और चिल्लाते हुए अपने भाई को इडियट बुलाता है। रे थोड़ा हैरान होता है और पूछता है कि क्या वो सच में लड़ना जारी रखेगा। काई गुस्से से भर जाता है और क्लियरली बोलता है कि वो रे को एलिमिनेट करेगा। फिर वो आइस टेक बनाता है, उसे फायरबॉल की फ्लेम्स के साथ कंबाइन करता है और अपनी डेमोनिक स्पीयर स्किल क्रिएट करता है। रे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकता। वो सोचता है कि ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्पल स्किल है। क्या उसका भाई इस लेवल की टेक्निक अभी के अभी सीख भी चुका है? लेकिन सोचने का टाइम नहीं, क्योंकि एक बहुत पावरफुल अटैक उसकी तरफ आ रहा होता है। तो वो लास्ट सेकंड में साइड जंप कर देता है, लेकिन काई को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो 2 और डेमोनिक स्पीयर्स बनाता है। रे ये देख के सोचता है कि शायद वो पहले अटैक लैंड कर पाया क्योंकि काई ने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। पर जैसे ही पर्पल किंग सीरियस होता है, रे को पता होता है कि उसका भाई फिर एक ऐसी चीज बन जाता है जो उसकी रीच से परे है। वो जल्दी से पीछे कूदता है ताकि डेमोनिक स्पीयर से बचा रहे,
पर उसे पता नहीं चलता कि वो अरीना के एज तक पहुंच गया है और अब वॉल के बिल्कुल अगेंस्ट कॉर्नर हो चुका है। काई क्लियरली बोलता है कि उसने अभी तक अपनी लिमिट तक टच भी नहीं किया और पूछता है कि क्या रे को ये पता था। एमसी एकदम हेल्पलेस फील करता है और अपनी फायर स्पीयर स्किल यूज करता है। जैसे ही काई अपनी डेमोनिक स्पीयर फेंकता है और दोनों अटैक्स कोलाइड होते हैं, एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की इम्पैक्ट से रे सीधा पीछे वाली वॉल पर जोर से टकरा जाता है। वो खड़े रहने की कोशिश करता है, लेकिन काई कह देता है कि इसी वजह से उसे पर्पल किंग कहा जाता है, सबूत कि वो सबसे स्ट्रांग है। रे भारी सांस लेते हुए सोचता है कि उसका भाई सही कह रहा है, क्योंकि उसे पता है कि डेमोनिक स्पीयर उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स है। काई अपने भाई को बोलता है कि सिर्फ इसलिए इतना बोस्टफुल मत हो जाओ क्योंकि तुम कुछ स्किल्स यूज कर सकते हो। ये सुनकर एमसी को एक आइडिया आता है। वो अपने हाथ को देखते हुए सोचता है कि इस वक्त वो अपने भाई के बराबर नहीं है, पर वो अपनी मुट्ठी को कस के बंद करता है और सोचता है कि क्या वो पर्पल स्किल्स का सच्चा पोटेंशियल ढूंढ सकता है। वो काई को दूर से ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि अब तक वो सिर्फ 2 कलर्स की स्किल्स सिंथेसाइज कर पाता था क्योंकि उसकी मैना कैपेसिटी लिमिटेड थी। फिर वो कुछ टेस्ट करने का फैसला करता है और ओवरक्लॉक एक्टिवेट करता है, वो स्किल जो उसने काई से चुरा ली थी। काई हिला हुआ होता है ये देखकर कि रे उसकी टेक्निक यूज कर रहा है और पूछता है कि क्या ये सच में मुमकिन है। एमसी सिस्टम स्क्रीन को अपने सामने पॉपअप होता देखता है और सोचता है कि अब उसकी मैना कैपेसिटी डबल हो चुकी है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि मैना कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है और ब्लैक सिंथेसिस स्किल अनलॉक हो चुका है। रे एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि एक नई स्किल अनलॉक हो गई बिल्कुल सही वक्त पर। काई फायरबॉल रेडी करते हुए रे को देख रहा होता है और सोचता है कि अब वो क्या प्लान बना रहा है। रे महसूस करता है कि एक अजीब पावर उसके हाथ में फ्लो कर रहा है। ये 3 कलर सिंथेसिस है जो अब तक किसी ने अचीव नहीं किया। वो रेड को ब्लू के साथ मर्ज करता है और फिर येलो को ऐड करता है और एक डार्क पावर फॉर्म होती है, अबिसिल फ्लेम। काई आंखें फाड़ कर देख रहा होता है। ब्लैक मैना पावर। रे सोचता है कि बेसिक मैना कलर्स ब्लू, रेड और येलो होते हैं और लोग कहते थे कि वो इनमें से किसी के लिए सूटेड नहीं है, लेकिन वो जानता है कि ये गलत है क्योंकि वो ऑलरेडी इन कलर्स की मैना कंज्यूम कर चुका है। तो वो जानता है कि वो ब्लैक मेज है। काई टेंशन में आ जाता है और अपना स्किल लॉन्च करते हुए चिल्ला के बोलता है कि रे दूर हो जाए, पर रे पर कोई असर नहीं होता। वो सीधा अटैक की तरफ बढ़ता है, सही मोमेंट देखकर मूव करता है और पूरे अटैक को डिसिपेट कर देता है अपने अबिसिल फ्लेम से। वो काई की तरफ चार्जिंग करता रहता है। काई घबरा जाता है, अपना स्किल दोबारा बनाता है, लेकिन इस बार लेब बिल्कुल पास होता है। वो अपनी अबिसिल फ्लेम से कोलाइड करता है और एक और एक्सप्लोजन होता है। धूल बैठने का वेट करने के बाद रे देखता है कि काई जमीन पर गिरा हुआ है। बहुत थका हुआ रे घुटनों पर गिर जाता है और सोचता है कि वो आखिर जीत गया। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि अबिसिल फ्लेम स्किल ऑब्टेन्ड वाया ब्लैक सिंथेसिस। रे इसके ट्रिमेंडस पावर के बारे में सोच ही रहा होता है कि इंस्पेक्टर हिनाटा अरीना का दरवाजा खोल कर आती है और तुरंत पूछती है कि रे ठीक है। रे थोड़ा एम्बैरस होकर हाँ बोलता है। वो हैरान होती है और पूछती है कि उसने अभी कौन सी स्किल यूज की। रे जानता है कि अब छुपाना मुश्किल है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, नई पावर चैनल करता है और कहता है कि शायद ये एक ब्लैक स्किल हो सकती है। हिनाटा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि अगर ये सच है तो ये दुनिया की पहली ब्लैक स्किल होगी। रे पूछता है कि क्या उसे एसोसिएशन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो आइडियली इस पावर को सीक्रेट रखना चाहता था। हिनाटा कंफ्यूज होती है पर समझाती है कि अगर वो ये छुपाता है तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देगा। रे नहीं समझता और क्लैरिफिकेशन मांगता है। हिनाटा बताती है कि हर कलर का स्ट्रॉन्गेस्ट मेज किंग होता है और क्योंकि एमसी इकलौता ब्लैक मेज है तो वो ऑटोमेटिकली ब्लैक किंग माना जाएगा। रे इस बात पर सोचता है पर बोलता है कि फिलहाल उसे कोई इंटरेस्ट नहीं, उसका लेवल तो रात में बदलने वाला नहीं। फिर वो अपने भाई को जमीन पर पड़ा देखता है और पूछता है कि क्या वो ठीक हो जाएगा। हिनाटा कहती है कि वो किंग है तो रिकवर हो जाएगा, पर फिर भी वो उसे मेडिकल विंग ले जाएगी। तभी दोनों के फोन्स पर एक मैसेज आता है। रे आंखों पर यकीन नहीं करता। इकेबुकुरो पार्क के वेस्ट एंट्रेंस पर एक डंजन अपीयर हुआ है और रेकमेंडेड लेवल है 70। हिनाटा भी शॉक्ड होती है, लेकिन रे जानता है कि ये वही इकेबुकुरो डंजन है जिसका लेवल 70 होता है और पहले वीक में किंग समझ गए थे कि वो कितने वीक हैं। डंजन अबैंडन कर दिया गया था और उसके बाद हुआ सबसे पहला डंजन ब्रेक। टोक्यो मॉन्स्टर से भर गया और बहुत लोग मरे। रे डिसाइड करता है कि वो ये ट्रेजेडी रिपीट नहीं होने देगा। वो हिनाटा से कहता है कि वो इकेबुकुरो डंजन को कॉन्कर करेगा। हिनाटा शॉक्ड होकर बोलती है कि उसके लिए भी ये डेंजरस है। आगे क्या होगा? क्या रे इकेबुकुरो डंजन को कॉन्कर कर पाएगा? अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।